गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड, ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। वेलकम 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 टू दी क्लास। स्वागत स्वागत स्वागत। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कल हम लोगों ने क्लास के अंदर बेल्जियम और श्रीलंका घूमा था। मजा आया ना ट्रिप पे? आप मेरे साथ और दूसरी ट्रिप पे चलोगे कि नहीं चलोगे बताओ? तो बेल्जियम श्रीलंका कंप्लीट करने के बाद में आज हमारे सामने कहानी है कि हम ये देखते हैं वही कहानी अब तक वाला सीन होता था ना। कहानी अब तक वाला सीन होता था, पिक्चरों में दिखाते थे कि वो जो सास है वो बहू को पीटने ही वाली थी, इतने में चैनल खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब वो एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखिए, और अगले एपिसोड में भी नहीं मारते, अगले एपिसोड में भी कहानी कहीं कहीं ले जाते हैं। जो मम्मियां जो नाटक देखती ना मम्मियां, उन नाटकों में ऐसे ही होता है कि उस कहानी को ऐसे मोड़ तक लाते हैं कि बस अब वो सास जो बहू को पीटने ही वाली थी, इतने में नाटक खत्म हो जाता है। फिर क्या बताते हैं, अगले एपिसोड में देखिए, अगले एपिसोड में भी धुमता ना चलता है और अगले एपिसोड में भी मारनी पड़ती है। तो बस वैसे ही अपन ने भी चैप्टर को उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है? जहां हमने ये देख लिया था कि बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी है, तमिल्स और सॉरी बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी है, तो डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, और उनके बीच में टेंशन है, कहीं कोई मेजोरिटी में, कोई माइनॉरिटी में, कोई माइनॉरिटी में, कोई मेजोरिटी में। सिमिलरली श्रीलंका में देखोगे तो श्रीलंका में भी क्या है, सिन्हाला स्पीकर्स है, तमिल स्पीकर्स है, तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी में, सिन्हाला स्पीकर मेजोरिटीज में। सिन्हाला जो है तो वो ऑब्वियसली अपनी रिलेटिवली लार्जर मेजोरिटी का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी धमकी सब कर सकते थे। तो दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये कुछ समस्याएं दिख रही थी, क्लियर कट तरीके से समस्याएं दिख रही थी, है ना। तो उन समस्याओं का होता क्या है वो अपन क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। व्हाट माय पॉइंट? आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक ध्यान है ना? कल के लीडर बोर्ड, कल का तो लीडर बोर्ड था, और आज की कहानी क्या मैं बताऊं? कल का तो लीडर बोर्ड था, आज क्या स्पेशल है? तो आज स्पेशल है, आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, एडटेक वाला बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे टू दिगराज सर फॉर एडटेक। कैसे? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि एक मैं कह लूंगा ना कि आधी उम्र का लड़का सा था मैं। मेरे हिसाब से शायद एट दैट टाइम आई वाज 21 रनिंग, ऐसा कुछ था। हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, फाइनल एग्जाम बचा था। और 6 तारीख है ना दोस्त आज? मैं कैसे भूलूंगा, कैसी बात करते हो? तो 6 मई सन 2019 ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, फाइनल एग्जाम बचे थे मेरे। तो और मैं एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं 3 साल पहले से पढ़ा था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब से। मतलब मैं 2016 में मेरा एग्जाम हो गया था 12th का, उसके बाद से मैंने, और पढ़ा तो मैं ऐसे गली मोहल्ले के बच्चों को तो और पहले से पढ़ा रहा था, लेकिन प्रॉपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने 2016 से पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये 6 मई क्यों डेट बता रहा हूं तुम्हें पता है? क्योंकि ये वो निर्णय था, शायद मैंने सोचा नहीं था कि मेरा जीवन बदलेगा, लेकिन ये वो निर्णय था। तो इस दिन मैं ऐसे ही घूमते घूमते मैंने सर्च करा था जॉब्स नियर मी, और एक यही भोपाल में एक इंस्टीट्यूट था, तो उस इंस्टीट्यूट में वो लोग ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करना चाह रहे थे। उन्हें भी नहीं पता था क्या करते हैं, मुझे भी नहीं पता था क्या करते थे। उन्हें टीचर चाहिए था और मैं टीचर था, तो मैं पहुंच गया। बोलता रहा हूं कि मेरे पुराने वीडियो तो वो दुबला पतला सा, जब तो मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी, और उन्होंने बोला पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है। मैं बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ा देंगे, उसमें क्या है। और एक कैमरे के सामने, उस समय, अब तो प्रॉपर कैमरा है ये जो तुम देख रहे हो, जिसमें प्रॉपर कैमरा है, उसमें तो एक मोबाइल के कैमरे में खड़े होकर मैंने पढ़ा दिया। तो दिस वॉज द डे एंड टुडे हियर वी आर। 6 साल पूरे कंप्लीट हो गए। 6 साल पहले आज से मैंने पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन। तो एडटेक वाला हैप्पी बर्थडे आज। और आप लोगों के जो बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा हूं, स्टोरी देख रहा हूं, तो उन सब के लिए थैंक यू। ठीक है, उन सब के लिए ढेर सारा थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर सो मच लव। इनफैक्ट मैंने एक स्टोरी रीशेयर करी है, उस स्टोरी में, वो स्टोरी देख के मुझे इतना ऐसा लगा मेरे दिल पे कि यार ये 6 साल मेरे अकेले के 6 साल नहीं रहे। 6 साल पहले जो बच्चे पढ़े होंगे वो ग्रेजुएट हो गए होंगे, या फिर कोई बच्चा 6 साल पहले पढ़ा था तो वो भी अब 10वीं से पार हो चुका होगा, 6th से अगर पढ़ना शुरू किया होगा तो मतलब इट्स लाइक एक पूरी जनरेशन का साथ है। और वो मेरी जर्नी सिर्फ मुझे मेरी नहीं लग रही, वो हर एक स्टेज का पार्ट वो बच्चे हैं। उस रील को देख के मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। तो आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड की मतलब क्या बताऊं मैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज
के दिन 6 साल खत्म हुए और ऐसे 60 और आएंगे आगे। ठीक है, ये सफर यूं ही चलता रहेगा कि टीचर तो सड़क की तरह होता है, बच्चे आते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बाकी आई वुड लव टू बी दी सड़क फॉर यू पीपल। ठीक है, तो मैं तुम्हारी सड़क है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार सब कुछ देने के लिए। मेरे पास आज जो भी है सब कुछ शायद यहीं से शुरू हुआ है, इस टीचिंग जर्नी से शुरू हुआ है। तो मतलब मैंने बहुत साइलेंटली, मैंने कोई इसका शोर शराबा नहीं किया, लेकिन बहुत साइलेंटली आई सेलिब्रेट दिस डे टू मी। मैंने मेरी टीम को नहीं पता लगने दिया इस बार, तो ये भी भूल गए, बोलते सर अब हम कल आपका केक काटेंगे। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सो मच लव। ये माइलस्टोन एक कंप्लीट हुआ 6 साल का, और ऐसे 6000 साल और आगे आएंगे। मैं जीवन भर यूं ही पढ़ाता रहूं, तुम पढ़ते रहो, बस यही मेरी मनोकामना है। तो थैंक यू फॉर सो मच लव। ठीक है, हैप्पी बर्थडे एडटेक वाला। हैप्पी बर्थडे एडटेक वाला। पापा मम्मी के तरफ से जो एडटेक है जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो अलग है, मतलब पापा मम्मी की तरफ से जो हैप्पी बर्थडे वो अलग है। और सही में बर्थडे नहीं है। 4 जनवरी को आता मेरा जन्मदिन। ये एडटेक वाला मतलब ऑन दिस डे आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, दिस इज व्हाई दिस डेट इज वेरी क्लोज टू मी। समझे? हैप्पी बर्थडे सर एडटेक वाला लिख दिया करो उसमें आगे। असली वाला बर्थडे मेरा बाद में आएगा। चलो आ गए क्या सारे बच्चे? मैं बता तो रहा हूं आपको कि मैंने जब 6 साल पहले पढ़ाना शुरू किया तो मैंने नहीं सोचा था, मैं बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने इतनी दूर की बिल्कुल नहीं सोची थी। मुझे बस ये दिख रहा था कि मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं, और मैं जहां ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो वो मुझे 7,000 रुपए देते थे महीने के। मुझे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाना होता था, तो मैंने ये सोचा कि यार मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो शायद ऐसा हो जाएगा कि मैं बड़ा हो गया तो मुझे घर की जिम्मेदारी निभाना है, तो ये 7,000 से शायद मैं 10,000 12,000 कमाने लगूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने उस सोच के साथ में ये सोचा कि कुछ और देखता हूं, जॉब्स नियर मी, एंड आई फाउंड एन एडवर्टाइजमेंट, जिस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये पता था कि ऑनलाइन टीचर्स रिक्वायर्ड। अब मैं पहले तो ये सोच रहा था ऑनलाइन टीचर्स रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता, फिर वहां जाके देखा और उस दिन पहला वीडियो बनाया, एडटेक में कदम रखा, वीडियो बना के पढ़ाना शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। तो दिस वाज द डे, और इस दिन से आज वो पूरे 6 साल समाप्त हुए, और ऐसे आगे ही बहुत सारे दिन चलते जाएंगे। जब शुरू किया था तब बिल्कुल नहीं सोचा था, जैसे मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं कि एक टॉर्च लेके सफर करना, क्योंकि वो टॉर्च से आपके घने अंधेरे जीवन में अगर आपको कुछ ना भी समझ में आएगा तो सिर्फ 2 कदम दिखेंगे उस उजाले से, और जब 2 कदम चल दोगे ना तो आगे के 2 और दिख जाएंगे, और ऐसे ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि जैसे मेरे कब 6 साल पूरे हो गए, तुम्हारे कब जो भी तुम्हारा सपना, उस सपने के टुवर्ड्स अपना सफर चलाए रखना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे मैसेजेस और इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स वगैरह सब कुछ देखा मैंने। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सबको एक एक करके रिप्लाई दे पाऊं, तो आई थॉट कि क्लास के थ्रू सबको बता देता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ आप क्लास में। हैप्पी बर्थडे। चलिए, पावर शेयरिंग में अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में आते से ही रिकैप करवा दिया था। ठीक है, आते से ही रिकैप करवा दिया था मैंने, रिकैप। तो उस रिकैप में मैंने तुम्हें बेल्जियम की पूरी कहानी बताई थी, जिसमें अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने क्या देखा था, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो फ्लेमिश रीजन में रहती है, 59% पॉपुलेशन डच है, 40% पॉपुलेशन जो है फ्रेंच स्पीकिंग है जो कहां रहती है, वैलोन रीजन में रहती है, 1% पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो कि जर्मनी में रहती है, लिव्स नियर जर्मनी इन बेल्जियम। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसी के उलट अगर आप देखोगे तो, लेकिन कैपिटल सिटी जो है ब्रसेल्स, तो मतलब जर्मन रीजन में नहीं, जर्मनी के बाजू वाले एरिया में, और कैपिटल सिटी जो है ब्रसेल्स, तो ब्रसेल्स कैपिटल सिटी में 80% पॉपुलेशन फ्रेंच वाली है और 20% पॉपुलेशन डच वाली है। जो कंट्री में मेजोरिटी में है, हाँ, जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। समझ में आया? जो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में, कंट्री में माइनॉरिटी में। तो ये इनका गणित था, ये इनका गणित था। अब वैसे अगर आप देखोगे क्या, वैसे अगर आप देखोगे तो बेल्जियम के बाद में अपन ने श्रीलंका की कहानी देखी थी। तो श्रीलंका में भी क्या है, थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लिकेटेड है श्रीलंका के, कि सिन्हली स्पीकर्स हैं, सिन्हाला भाषा बोलने वाले सिन्हलीस, जो कि अधिकतर बुद्धिस्ट हैं, 74% सिन्हालाज हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो 13% तमिल से, और 18% टोटल तमिल है, जिसमें 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल वो जिनके फोर फादर्स प्लांटेशन के टाइम पीरियड में इंडिया से, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जब होता था तो ब्रिटिशर्स इंडिया से पढ़ के एज ए प्लांटेशन वर्कर उन्हें ले गए थे, और फिर वो उनकी आगे की सब्सिक्वेंट पीढ़ियों ने श्रीलंका में ही जन्म लिया। ठीक है, तो वो श्रीलंकन इंडियन तमिल्स कहलाए।
और उसके अलावा आप जिसे देखोगे तो और भी भाषा बोलने वाले अलग अलग लोग हैं, फाइन। कुछ बुद्धिस्ट जो है तो मेजोरिटी बुद्धिस्ट सिन्हलाज हैं, हिंदूज और मुस्लिम तमिल्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं जो सिन्हाला और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों ही कंट्री का एथनिक कंपोजिशन देख चुके थे, और दोनों कंट्री के एथनिक कंपोजिशन को देखने के बाद में हमें एक चीज क्लियर कट तरीके से समझ में आ गई थी। क्या क्लियर कट तरीके से समझ में आया था पता है तुम्हें? क्लियर कट तरीके से यह समझ में आ गया था कि दोनों ही जगह टेंशंस हैं। अब कहां टेंशंस सही रहेंगी और कहां टेंशंस के चलते लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, यह आपको देखना होगा। क्या लगता है तुम्हें? तो लगता है क्या तुम्हें पता है चैप्टर के बारे में कि श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई कि वो जो डाइवर्सिटी थी ना, उस डाइवर्सिटी को वो अकोमोडेट नहीं कर पाए, उस डाइवर्सिटी को वो संभाल नहीं पाए और ले मार धाड़ हो गई। श्रीलंका में प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन वही चीज अगर आप देखोगे कहां, वही चीज अगर आप देखोगे बेल्जियम के केस में, तो बेल्जियम के केस में उन्होंने उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। बेल्जियम के केस में उन्होंने उस डाइवर्सिटी को क्या किया? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो हमें देखना है कि बेल्जियम के केस में ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो डाइवर्सिटी जो है वो एस्केलेट नहीं हुई, ठीक है। और श्रीलंका के केस में क्या ऐसा है जो उस डाइवर्सिटी के चलते लोग लड़ मरे, ठीक है। तो टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यहां से शुरू करेंगे। यहां तक रिकैप हो गया? बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? बता दो चैट। आप यार पब्लिक चैट खोल लो, चैट में लगे हुए हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं। यहां तक रिकैप हो गया? क्लियर हुआ? अब अपन आगे का टॉपिक उठा रहे हैं, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। देखो शब्द देखो, मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या हो रहा है ना कि श्रीलंका में मेजोरिटी ने डोमिनेट किया। मेजोरिटी कौन था? चैट में बताओ, मेजोरिटी कौन था? लैग वैग कुछ नहीं हो रहा, झूठ बोलोगे बहुत मारूंगा। ग्लिच हो रहा है? लैग हो रहा है? बच्चे कह रहे हैं कान में चल रहा है ना तुम्हारे? क्या? हाँ फुल है, 2570 kbps। चलो भाई शुरू करें तो आगे, यहां तक अगर क्लियर है सभी को तो चलो चलो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़िया। चलिए चैट बंद कर दूं तो मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं, देखो। और हाँ सुनो मेरी बात, जैसे मैंने एक सीरीज लॉन्च करी, कितने लोगों ने एक YouTube पे रोड मैप वाला वीडियो देख लिया? तो जैसे आपको क्या बोल सकते हैं ना कि एक तरह से रिवीजन के लिए फिर से, जैसे हमारा डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आज डेवलपमेंट चैप्टर का टॉपर्स टचअप करके अपन ने एक सीरीज शुरू करी है। तो टॉपर्स टचअप जो है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू वो एरियाज, उन एरियाज को वापस से रिकॉल करवाना, रिवाइज करवाना, रिकैप करवाना, जिन एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें एक एक घंटे के सेशन रहेंगे। तो 6:30 बजे, तो जैसे मैंने यूट्यूब पे उसका वो किया है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जैसे अगर तुम्हें ध्यान हो तो उससे क्या होगा ना, लास्ट ईयर भी मैंने किया था, जो बच्चे 9 से 10th में आए तो उन्हें ध्यान होगा, लास्ट ईयर पोल सेशन करवाते थे। फिर मुझे रियलाइज होगा कि पोल सेशन से क्या होता है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो जाती बच्चों की, लेकिन वो नहीं होता है। और टेस्ट जैसे तुमने दिया था, तो पोल तो मैं इस बार तुम्हें ऐप पे ही देते रहूंगा। एक नई चीज लेके आऊँ, टॉपर्स टचअप, तो 6:30 बजे से वो सेशन रहेंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखा है वीडियो? गुड। हाँ, तो टॉपर्स टचअप है इस बार, पोल सेशन नहीं, इस बार टॉपर्स टचअप नया नाम दिया उसको। मतलब उसमें पोल भी रहेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ठीक है। ओके आ जाओ आ जाओ। तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब अगर हम श्रीलंका की बात करें ना, तो श्रीलंका ये इसका एथनिक कंपोजिशन वगैरह ये तो सब समझ में आ ही गया था तुम्हें। हम बात कर रहे हैं मेजोरिटेरियनिज्म की। ये शब्द क्या कहता है देखो, मेजोरिटेरियनिज्म। आईइज्म जहां लगा रहता है ना, आईइज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी, ठीक है। आईइज्म जहां लगा रहता है उसका मतलब हो जाता है आइडियोलॉजी। तो 6:30 बजे, 6:30 बजे आप इधर पढ़ लो यार, मैं पीट दूंगा नहीं तो अगर हम आईइज्म को समझे तो आईइज्म का मतलब होता है, आईइज्म का मतलब आइडियोलॉजी, किसी भी चीज की विचारधारा, जैसे लिबरलिज्म, आइडियल कुछ भी, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म। तो आईइज्म आइडियोलॉजी होती है।
अब मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी या फिर एक बिलीफ जिसके चलते आप क्या सोच रहे हो कि मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करे। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बिलीफ, ऐसा सोचना, ऐसा मानना जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी को आप डोमिनेशन का मौका दे रहे हो कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड डोमिनेट, और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है ना, मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करे और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है तो उनके इंटरेस्ट के बारे में भले कोई सोचे या ना सोचे वैसा। तो मेजोरिटी कम्युनिटी शुड डोमिनेट डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को माने या ना माने, ठीक है, डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे जैसा भी लगे, मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करना चाहिए। सिंपल भाषा में समझाया मैंने। तो इसमें क्या हो गया, इसमें 3-4 चीजें निकल के आई है। अगर मेजोरिटेरियनिज्म की बात करें तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी, एक बिलीफ हो गया। अब भी क्लास में आज यही याद करेंगे। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, एक बिलीफ है जिसके चलते क्या है, मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल। ठीक है, मेजोरिटी कम्युनिटी मतलब जो जिनका संख्या बल जो है ज्यादा है, संख्या बल ज्यादा है, जैसे कि श्रीलंका के केस में सिन्हालास ज्यादा है, बेल्जियम के केस में अगर आप जैसे देखेंगे तो जो डच स्पीकिंग थे वो ज्यादा है। तो एक ऐसा बिलीफ जहां पे ये मान रहे हो आप कि मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करे डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट, ठीक है, व्हिचएवर वे इट वांट्स, मतलब जैसे रूल करना वैसे रूल करें, डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी के बारे में वो सोचे या ना सोचे, माइनॉरिटी की माने या ना माने, उन्हें रूल करना है बस। तीन पार्ट है इस डेफिनेशन के, कि एक बिलीफ सिस्टम जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल इन व्हिचएवर वे इट वांट्स डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करते हुए वो रूल करे। समझ गए? ये है कहानी किसकी, ये है कहानी मेजोरिटेरियनिज्म की। ये इसे मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाएगा। तो श्रीलंका अगर आप जिस देखोगे तो यहां पे क्या लिखा आगे, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह 1948 में इमर्ज हुआ। और आपको क्या देखने को मिलता है कि हमारे से आसपास ही है ना, जैसे हम 1947 में आजाद हुए, तो पहले इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ही रूल करते थे। इसका नाम पहले साइलोन था। तो आजाद हुआ, द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government। यार इसको बंद करो और उसको चालू करो, ठीक है। तो द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। ठीक है, तो क्योंकि सिन्हाला मेजोरिटी में, तो सिन्हाला लीडर्स ये चाहते थे कि वो रूल करें। ठीक है, अब जरा थोड़ी शांति मिली। हाँ, इन्हें रूल करना है, फाइन, जैसी इनकी इच्छा होगी वैसे रूल करेंगे। और वही आपको यहां देखने को मिल रहा है कि सिन्हाला लीडर जो मेजोरिटी में थे, उन्होंने बोला कि हम जैसे चाहें वैसे रूल कर लें। ठीक है, बाय दी वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, मतलब कि क्योंकि वो मेजोरिटी में तो अपने हिसाब से रूल करेंगे। एज द रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है आपको, परिणाम स्वरूप ये देखने को मिलता है कि जो लीडर्स की जब सोच ही ऐसी होगी ना कि हमें जैसे रूल करना है, हम अपने हिसाब से रूल कर लें, मेजोरिटी के दम पे रूल कर ले, तो उसके चलते क्या है, जो सरकार बनेगी तो वो सरकार भी क्या करेगी, सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन स्टेप्स अडॉप्ट करती है, मतलब अलग अलग स्टेप्स लेती है जिसके चलते वो डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, जिसके चलते वो डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सके। हिज साउंड आ रहा है ना, हाँ थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है, क्यों आ रहा है यार, सुधार दिया मैंने। मेजोरिटेरियनिज्म समझ में आया? मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। गुड। मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है? मेजोरिटी मतलब अगर मान लो कोई ज्यादा है तो वो मेजोरिटी, अगर कोई संख्या में कम है तो वो माइनॉरिटी कहलाएगा। ठीक है, समझे? अगर कोई संख्या में ज्यादा है तो मेजोरिटी कहलाएगा, संख्या में कम है तो माइनॉरिटी कहलाएगा। तो अब अगर हम जैसे देखें तो श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, सिंपल चीज है। और श्रीलंका आजाद होने के बाद में श्रीलंका के जो लीडर्स थे, मेजोरिटी लीडर्स खास करके जो सिन्हाला लीडर्स थे, क्योंकि सिन्हालास की मेजोरिटी थी, वो ये चाह रहे थे कि सिन्हालास ही डोमिनेट करें। तो जब कल को सरकार बनेगी तो ऑब्वियसली सिन्हालास की उसमें डोमिनेंस रहेगी। तो सिन्हालास ने जो सरकार बनाई ना, उस सरकार में क्या था, ठीक है, सुप्रीमेसी का मतलब कि वो अपने आप को डोमिनेट करके एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो उस सरकार में आपको देखने को मिला कि सिन्हालास ने सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन स्टेप्स उठाए, मतलब तरह तरह के ऐसे कदम उठाए जिससे वो मेजोरिटी गवर्नमेंट के बिलीफ को एस्टैब्लिश कर सके। अब यहाँ एक सवाल बनता है, देखो मैंने तुम्हें कंटेक्स्ट दिया, अब सवाल क्या बनता है पता है? सवाल ये बनता है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द सिन्हाला कम्युनिटी
या फिर सिन्हाला लीडर्स या फिर मेजोरिटी लीडर्स, सवाल बहरूपिया होता है, वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, शब्द अलग अलग होंगे लेकिन तुम्हें कंसेप्ट समझना होगा कि मतलब अगर एसेंस ये है कि अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या किया गया जिससे मेजोरिटी ने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करी श्रीलंका में, तो वो स्टेप्स हम आगे बताएंगे आपको कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द मेजोरिटी लीडर्स इन श्रीलंका टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस। उन्होंने अपने डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया। ठीक है, आ जाओ। उन्होंने अपने डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया? तो इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज श्रीलंका सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। देखो, तो 1956 में एक एक्ट पास करते हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट, ऑब्वियसली उसमें सिन्हाला डोमिनेट कर रहे थे, और उन्होंने पहली चीज क्या करी? पहली चीज उन्होंने करी कि सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? सिर्फ सिन्हाला भाषा होगी। हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोई बताएगा चैट में? चैट खोल रहा हूं मैं, बताओ व्हाट इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम क्या है? तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम बताओ। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि सिन्हालाज ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, दस डिसरिगार्डिंग दी तमिल। और तमिल लैंग्वेज जो होगी ना, तमिल भाषा, उस तमिल भाषा को वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं, मतलब कि हम तमिल की भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अलावा बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज भी है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में चले जाओगे तमिल है। ठीक है, तो हमने किसी एक लैंग्वेज को दर्जा नहीं दिया स्पेशल लैंग्वेज का, सारी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करी, इसीलिए हमारी डाइवर्सिटी को हम अकोमोडेट कर पाए, हम संभाल पाए। और यहां पे उन्होंने क्या किया कि एक लॉ पास करा जिसके चलते सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, दस डिसरिगार्डिंग दी तमिल। ठीक है, तमिल लैंग्वेज को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया एक तरह से, फिर तमिल लैंग्वेज की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो गजब बेइज्जती है। तमिल से ये बोलेंगे हमारी तुम्हारी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज, तोड़ा कुत्ता टॉमी, नहीं क्या भूल गया ना यार, बहुत पुराना हो गया, तोड़ा कुत्ता टॉमी, सडा कुत्ता कुत्ता। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये तमिल्स को बुरा लगा। फिर क्या है? द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सेकंड पॉइंट आपका ये यहां बन गया। ठीक है, देखो मैं पॉइंटर में देते चल रहा हूं एक क्वेश्चन और उसका आंसर, कि क्या स्टेप्स लिए गए सिन्हालास के द्वारा टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो पहला तो उन्होंने सिन्हाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज दर्शा दिया, तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया कि नहीं मान रहे हम ऐसा। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट करी, और जिस प्रेफरेंशियल पॉलिसी के चलते, नहीं सब गलत लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश जो अलग लिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई है ही नहीं, ये चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अपन। तो दूसरा स्टेप उन्होंने ये लिया कि दे फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स। तो जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति, अगर वो एप्लीकेशन लगा रहा है जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, दूसरी भाषाओं वालों को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। जबकि उल्टा होता है, माइनॉरिटीज को आपको प्रेफरेंस देना होती है, समझे? माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि मेजोरिटी को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो मतलब दिस टाइप ऑफ सेकंड पॉलिसी वाज अडॉप्टेड, जिसके चलते ऑब्वियसली मेजोरिटेरियन बिलीफ को एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा था। तीसरा क्या है? अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उन्होंने 1956 में, जैसे अगर आप देखोगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। क्यों? क्योंकि अधिकतर सिन्हाला लैंग्वेज वाले लोगों का धर्म क्या है? बुद्धिज्म है। ठीक है, तो अब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस ये लोग कहां जाएंगे फिर? अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अगर सिर्फ बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी, फोस्टर करेगी, फोस्टर करना मतलब बढ़ावा देना, तो फिर दूसरे रिलीजनों का क्या होगा? ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्लियर कट दिख रहा था कि सिन्हालास की मेजोरिटेरियनिज्म को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? इसी पे क्वेश्चन बना के दे रहा हूं मैं तुम्हें। आज का होमवर्क क्वेश्चन यही रहेगा तुम्हारा। क्या रहेगा? नोट्स में वही पे लिखते चलो कि क्या क्वेश्चन है कि व्हाट वर दी स्टेप्स taken by what were the steps taken by the majority leaders in Sri Lanka to
to establish their dominance, समझे कि नहीं समझे? क्या स्टेप्स लिए गया था? क्लियर हुआ? तीनों स्टेप समझ में आए ना? लास्ट वाला स्टेप ये कह रहा है गुड। पहला स्टेप यह है कि उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। दूसरा स्टेप जो है तो उन्होंने क्या किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अडॉप्ट करी जिसके चलते सिन्हाला लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगा, सिन्हाला कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी जाएगा। तीसरा स्टेप जो आपको देखने को मिलेगा तो वो ये था कि उन्होंने गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव्स निकाले कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म ओनली। तो बुद्धिज्म जो कि मेजोरिटी सिन्हालास का रिलीजन है उसी को प्रोटेक्ट किया जाए, उसी को फोस्टर किया जाए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये यही क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए टू एस्टैब्लिश द मेजॉरिटी डोमिनेंस, तो बनेगा। ठीक, अब देखो क्या है, तो ये यहां पे लिखा है कि ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स, तो गवर्नमेंट ने ये जो मेजर्स लिए, जो स्टेप्स उठाए ना, तो ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, तो अब जब दिखती बात है कि अगर दो भाई है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, माता पिता सिर्फ एक भाई को छोटे को प्यार किए जा रहे, तो बड़ा वाला किसी दिन जब अकेले में छोटा भाई मिल जाएगा उसकी ऐसी पजाई करेगा ना कि छोटे भाई के सब भूत उतर जाएंगे। तो वही यहाँ पे भी हुआ कि जब गवर्नमेंट इस तरह से ऐसे मेजर्स लिए जा रही है जिसके चलते क्या हो रहा है कि श्रीलंकन तमिल्स को और इन जनरल तमिल्स को, अगर आप जैसे देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। इससे क्या हो गया कि जो दुख था ना वो बढ़ता चले गया, किसके मन में जो दुख था वो बढ़ता चले गया श्रीलंकन तमिल्स के केस में स्पेसिफिकली। ठीक है, इंडियन तमिल्स की तो जनसंख्या कम थी, 5% थी, श्रीलंकन तमिल्स 13% थे, तो उनको ज्यादा ऐसा लग रहा था कि हम तो नेटिव्स हैं, चलो इंडियन तमिल्स तो बाहर से आए हैं, मतलब रिसेंटली उनके फॉरफादर्स आए, ठीक है, हम तो यहीं के थे, ऐसा लगता था उनको। ठीक है, तो दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर डिमांड्स। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि अधिकतर ये जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं इनके द्वारा जिन पार्टीज में रूल किया जा रहा है ना, तो वो कोई भी पार्टी वॉज नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, उनके लैंग्वेज और कल्चर के बारे में कोई भी पार्टी नहीं सोच रही है। ठीक, किसके? तमिल्स के लैंग्वेज और कल्चर के बारे में उनकी कोई भी पार्टी नहीं सोच रही है। या फिर मिट्टी जा, तो एक काम कर जा बक। None of the political party was sensitive to their language and culture. They felt, मतलब तमिल्स को ऐसा लगता था, they felt the constitution and government policy denied them equal political, they felt that the government and constitution denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. फाइन, अब यहां से अगर इस सेगमेंट से भी देखोगे तो एक पार्ट बन सकता है कि उन्हें, ठीक है, किन्हें मतलब तमिल्स को बुरा क्यों लगा, तमिल्स को बुरा क्यों लगा? तो तमिल्स को बुरा लगने के पीछे का कारण यही है क्योंकि तमिल्स को ऐसा लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी डिमांड के बारे में नहीं सोचती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके लैंग्वेज और कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, उनके मतलब तमिल्स के, उन्हें ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स हैं, मतलब जो भी लिखा है, तो ऑल दोस थिंग्स डिनाइड द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, उन सारी चीजों ने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स डिनाई किए उनको, उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता था जॉब्स में, दूसरी अपॉर्चुनिटीज में, और इसी के चलते क्या है कि अंदर ही अंदर गुस्सा जो है ना तमिल्स का, एलिनिएशन मतलब बुरा लगना, फोस्टर का मतलब इकट्ठा करना, जैसे फोस्टरिंग दी करेज बोलते हैं हम। ठीक है, तो फोस्टर मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, वैसा। अब एलिनिएशन का मतलब बुरा लग जाना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड फील करना, इसका मतलब होता है एलिनिएशन। क्लियर हुआ? तो अब आप खुद सोचो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में एक दिन ये होगा कि सब्र का बांध टूट जाएगा, और सब्र का बांध, ये क्वेश्चन से भी करवाऊंगा मैं, रुक जाओ पहले ही पढ़ा दूं। सब्र का बांध टूट जाएगा। अरे फिर से आ गया तू
सब्र का बांध टूट जाएगा। और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, अब खुद आप दिमाग लगाओ, तो जो तमिल्स थे ना, वो तमिल जो थे तो वो रहना नहीं चाहने लगे किसके साथ, सिन्हालास के साथ, ठीक है। उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो रिलेशंस गलत होने लगे। तो एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। स्ट्रेन मतलब उसमें तनाव आ जाना। तो तमिल्स और सिन्हालास के बीच में जो रिलेशंस थे उनमें टेंशन डेवलप हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, तो उसी के चलते श्रीलंकन तमिल जो है ना, तो दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज दी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। देखो दो सेगमेंट है इस पार्ट में भी, दो सेगमेंट है। सेगमेंट वन ये है, सेगमेंट वन क्या कह रहा है कि जब उनके साथ गलत हुआ, तो तमिल्स के साथ जब गलत हुआ, जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय देम, उन्होंने क्या स्टेप्स ली जब तमिल्स को ऐसा लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने क्या स्टेप्स ली। तो उसमें पहली चीज तो ये है कि उन्होंने दे लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने पहले तो पार्टीज बनाई खुद की, उन्होंने ऐसे मूवमेंट्स लॉन्च किए जिसमें उन्होंने डिमांड करी क्या कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए। उन्होंने ऐसी डिमांड करी कि उनको रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब कि जिस एरिया में वो रहते हैं। देख अभी टेस्ट करता हूं, बुक पन्ना मत पलट पीछे, ठीक है। बताओ जरा, हमने मैप देखा था श्रीलंका का, तो तमिल्स किस एरिया में रहते हैं, किस एरिया में तमिल ज्यादा रह रहे थे, श्रीलंकन तमिल्स स्पेसिफिकली, श्रीलंकन तमिल्स कहां रह रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हमें जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया को थोड़ी सी पावर दे दो, रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे दो जॉब में, एजुकेशन में। तो ये शुरुआत में श्रीलंकन तमिल्स ने डिमांड करी। बताओ फटाफट, ये शुरुआत में श्रीलंकन तमिल्स ने डिमांड करी कि भाई साहब हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, हम जिस एरिया में रहते हैं। कौन सा एरिया है वो, नॉर्थ और ईस्ट। साउथ कौन लिख रहा, मारूंगा चाटे चाटे, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट, श्रीलंकन तमिल की बात हो रही, इंडियन तमिल तो बेचारे थे ही 5%, ठीक है, और इंडिया वाले लोग तो शांतिपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ एंड नदर्न ईस्टर्न पार्ट, गुड। जिन्होंने नॉर्थ एंड ईस्टर्न लिखा वो सही लिख रहे हैं, साउथ नहीं है, साउथ लिख, साउथ इंडिया छोड़ के आ जाऊंगा, साउथ को लिख रहा हूं, साउथ में नहीं है, ठीक है। मैप देखो इधर जरा, ये मैप देखो जरा, आप समझ में आएगा मैप देखने के बाद में। मैप देखिए, इधर आइए, क्या करते हैं इसको, ये देखो, अरे ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये तो ये नदर्न पार्ट में वो रहते थे और ये ईस्टर्न पार्ट में वो रहते थे। तो नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट जो है ना, तो अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं, तो आफ्टर द डिस्क्रिमिनेशन दे फेल्ट लाइक दिस कि उन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, उन्होंने स्ट्रगल लॉन्च किया जिसके चलते वो चाहते थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को बनाया जाए। उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी मांगी, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज के लिए इक्वालिटी मांगी कि जॉब्स में, एजुकेशन में, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। और रीजनल ऑटोनॉमी मतलब कि जिस एरिया में वो रह रहे हैं उस एरिया को भी थोड़ी पावर दो ना, उस एरिया की अलग गवर्नमेंट बना दो, ये सारी चीजें कर सकते हो आप। लेकिन बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनकी डिमांड जो है, ठीक है, तो वो जो मांग रहे थे उसको रिपीटेडली क्या किया गया, डिनाई किया गया, हर बार मना कर दिया जाता था। देयर डिमांड्स वर रिपीटेडली डिनाइड। तो बाय 1980s और 1980 आते आते क्या है, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। तमिल एलम मतलब क्या होता है, एलम मतलब होता है स्टेट, स्टेट मतलब जैसे कंट्री को स्टेट कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तमिल एलम इन द नदर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। अब दिखती बात है, देखो आप पापा से बोल रहे हो क्या कि मुझे घूमने जाना है, पापा मना बोल रहे हैं। आप पापा से बोल रहे मुझे घूमने जाना है, पापा मना बोल रहे हैं। इक्वालिटी चाहिए, आप छोटे भाई के लिए तो सब कुछ करते हो, मुझे घूमने जाना है, घूमने जाने दो, पापा मना बोल रहे हैं। तो एक दिन आप क्या करोगे, रात में बैग पैक करोगे और घर से भाग जाओगे। नहीं सर, हम नहीं भागेंगे, कहाँ जाएंगे, खाना कहाँ कैसे खाएंगे हम, ठीक है, तो भाग के नहीं जाओगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब आपकी डिमांड्स को रिपीटेडली डिनाई किया जाता है तो ऑब्वियसली, ठीक है, वो जो गुस्सा आपके अंदर बन रहा है, बस रहा है, भर रहा है ना, उस गुस्से को आप क्या करोगे, उस गुस्से को आप किसी अलग तरह से चैनलाइज करोगे। तो वही यहाँ पे भी होता है कि जब इनकी डिमांड्स को डिनाई किया जा रहा था, ऑटोनॉमी मतलब कि आपको थोड़ी आजादी देना किस चीज की, जैसे हम बोलते हैं ना ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन मतलब कि उन इंस्टीट्यूशंस की अपनी खुद की आजादी की, वो अपने हिसाब से सिलेबस बनाए, अपने हिसाब से कॉलेज चलाए, ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं। तो वैसा मतलब वो शब्द है ऑटोनॉमी, मतलब कि थोड़ी आजादी देना। तो जब इनकी डिमांड्स को डिनाई किया गया तो इन लीडर्स ने, खास करके जो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में पॉपुलेटेड एरिया था, वहां की अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात शुरू कर दी। समझ में आया कि पहले तो वो बोल रहे थे कि हमें आप कंट्री के साथ रख के थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दो, लेकिन अब जब बात ही नहीं मान रहे तो उन्होंने बोलते हैं कि अब तो हम अलग होना चाह रहे हैं। जैसे
ताऊ जी और पापा और चाचा में लड़ाई हो जाती है ना, कर दो अलग, कर दो अलग, घर अलग कर दो। तो वो यहाँ पे हुआ कि इनके घर अलग करने की बात उठाने लगे तमिल्स क्या बोलने लगे कि अब हमें इनके साथ नहीं रहना है, सिन्हालास के साथ में। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कंफ्लिक्ट। और ये जो डिस्ट्रस्ट डेवलप हो रहा था, ये जो टेंशन डेवलप हो रही थी, इस टेंशन को ये अकोमोडेट नहीं कर पाए, इस टेंशन को ये हैंडल नहीं कर पाए, और इसके चलते क्या होना है कि दोनों कम्युनिटीज में आपको बहुत सारे कंफ्लिक्ट्स देखने को मिला। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और देखते ही देखते क्या ये सिचुएशन क्या हो गई, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। ठीक है, और उसका परिणाम ये हुआ, एज अ रिजल्ट आपको क्या देखने को मिला कि हजारों लोग जो है, ठीक है, एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed। ठीक है, दोनों ही कम्युनिटीज के हजारों लोग जो है वो मारे गए। many families were forced to leave the country and as refugee and many more lost their livelihoods। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या है अपना जीवन खो दिया, अपना जीवन यापन करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सिविल वॉर क्या होता ना, गाना बज रहा क्या, वही कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। सिविल वॉर में क्या हुआ था, आपस में लड़ रहे हैं एवेंजर, थैनोस ने बोला हाँ ये कर लो पहले तुम, मैं ड्रीम 11 पे टीम बना लेता हूं। ठीक है, तो सिविल वॉर का मतलब यहां पे ये है कि लोग जब आपस में लड़ रहे हैं, तो वॉर लाइक सिचुएशन वेयर डिफरेंट कम्युनिटीज विद इन द कंट्री आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, तो वो सिविल वॉर होता है। तो जब दोनों कंट्रीज के बीच में कंफ्लिक्ट डेवलप हुआ तो इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर, जिसके चलते आपको बहुत सारी कम्युनिटीज की मृत्यु होते देखने को मिलती है, लोगों के बेगुनाह लोगों की जान जाती है। The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009। तो 2009 मद्रास कैफे मूवी देखना है, वो भी उससे जुड़ी हुई है। फैमिली मैन 2 जो सीरीज है एक, ठीक है, फैमिली मैन 2 एक जो वेब सीरीज है ना, उसमें भी यही कंटेक्स्ट दिया गया है कि तमिलियंस की जो सिविल वॉर है उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा चैप्टर है जिसमें समन्ता है। ठीक है, समन्ता मनोज त्रिपाठी है ना वो वाली। चलो बोलो सर हीरोइन पहले बता दी आपने मतलब उसका एक्टिंग बहुत अच्छी है उसमें, इसके लिए समझ में आया। आ जाओ, क्लियर हुआ यहां तक। तो अब आपको इससे समरी निकालना है। क्या समरी निकालोगे मेरा दोस्त, समरी ये निकालेंगे हम। क्या समरी निकालेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म समझ में आ गया, क्या स्टेप्स अडॉप्ट किए गए, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, इंपैक्ट हुआ, सिविल वॉर हुआ, कंट्री में खून खराबा हुआ, ये सारा सब कुछ। तो इसकी समरी लेकिन बेसिकली हम ये निकालेंगे कि श्रीलंका फेल्ड टू, कौन बताएगा आगे, बताओ इसकी समरी। श्रीलंका फेल्ड टू हैंडल दी डाइवर्सिटी, है ना, जो डाइवर्सिटी थी तो श्रीलंका फेल हो गई, डाइवर्सिटी हैंडल ही नहीं कर पाई। वो मेजोरिटेरिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करने के चक्कर में उन्होंने क्या करा, कंट्री में लड़वा दिया लोगों को। फाइन, तो अब आप बताओ कि डाइवर्सिटी होना सही है गलत है, बताइए। एक सवाल पूछा मैंने, ओपन क्वेश्चन है आपसे। भाई चार्जर, भाई चार्जर, भाई चार्जर, चार्जर 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 चार्ज क्यों नहीं करके रखते उसको, लैपटॉप चलती क्लास बंद हो जाएगी ना, है क्या गुंडा बनोगे संदीप तुम। लाओ, तुम्हारे नाक में लगा है चार्जर, तुम भूल जाते हो तो नाक में लगा दे। इतना बड़ा वायर है कि इस वायर से एक आदमी को किडनैप करके उसके हाथ पर बांध सकते हैं अपन। चलो सही है, कहां से सही है, कुछ भी देख रही हो तुम, श्रीलंका में खून खराबा हो गया डाइवर्सिटी के चक्कर में। डाइवर्सिटी सही कहां से, क्वेश्चन दिखा दो। अरे दिखाऊंगा ना, ये पीडीएफ तुम्हें मिलेगा, मैं क्या ले जाऊंगा मेरे घर। तुमने देखा कि डाइवर्सिटी के चक्कर में खून खराबा हो गया, तो डाइवर्सिटी सही कैसे हो गई मेरे दोस्त। हाउ कम डाइवर्सिटी कैन बी गुड, सही है क्या, क्यों लिख रहे हैं। हाउ कम डाइवर्सिटी कैन बी गुड, हाँ अब ये देखो कुछ बच्चे भ्रमित हो गए, वाह वाह वाह, अब नो नो लिख रहे हैं सर, डाइवर्सिटी नॉट गुड। यार तुम एक चीज बताओ मुझे, डटे क्यों नहीं रहते हो अपने जवाब पे। इट इज गुड। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो ऐसे कर लो सब, एक बार जागो और सुनो मेरी बात। क्या कि इट इज नॉट अ डाइवर्सिटी दैट डिवाइड्स अस।
शायरी वाले अंदाज में सुनाऊं कि इट इज नॉट आवर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस, वाह, और इट इज नॉट आवर डाइवर्सिटी दैट डिवाइड्स अस, इट्स आवर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट देम दैट डिवाइड्स अस। ठीक है, अगर हम उन विभिन्नताओं को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अगर एक बगीचे में सिर्फ एक ही फूल होगा तो वो बगीचा मोनोटोनस लगेगा। जब उसमें 4 प्रकार के रंग बिरंगे हरे, लाल, पीले, काले, नीले, गुलाबी मल्टीपल फूल देखने को मिलेंगे, तब वो आपकी आंखों को भाएगा। तो डाइवर्सिटी कभी भी डिवाइड नहीं करेगी। हम अगर उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, अगर हम उस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, तो देश का विभाजन होना तय है। समझ में आया? और वही यहां पे भी हुआ कि प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका वाज नॉट बिकॉज ऑफ, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका वाज नॉट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, बट द प्रॉब्लम इन श्रीलंका वाज दैट दे फेल्ड टू हैंडल द डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि बेल्जियम का भी एक केस अपन ने पढ़ा कि बेल्जियम में भी फ्रेंच है, डच है, पढ़ा अपन ने, कल पढ़ा था, हाँ बोलो, बेल्जियम में भी अपन ने पढ़ा कल, फाइन, बेल्जियम में भी अपन ने पढ़ा। तो अब अपन देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। वाह वाह कर रहे हैं, मुशायरे में आयो तुम, मारूंगा ना, वाह वाह लिख रहे हैं, ठीक है। ग्लिच व्लिच नहीं हो रहा यार, क्लास मेरी तो सही चल रही है एकदम। इंटरनेट चेक कर लो एक बार। ठीक है, चलो आ जाओ, तो अब इधर आ जाओ वापस मैदान में। अब आता है दूसरा, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ। मेजोरिटेरियनिज्म जैसे एक शब्द पढ़ा था, वैसे अब दूसरा शब्द है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब क्या होता है कि अकोमोडेट कर लेना। अकोमोडेट कर लेना मतलब इकट्ठा कर लेना या फिर सहेज लेना, संभाल लेना किसी चीज को, वो अकोमोडेशन होता है। तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम की अगर हम बात करें ना, तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम का मतलब क्या, अकोमोडेशन इन बेल्जियम का मतलब क्या है? तो जैसे बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी, अपन ने पढ़ा, फटाक से समझो जरा। तो द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने इस चीज को महसूस किया, एहसास किया कि यार डिफरेंसेस इन कल्चर या फिर डाइवर्सिटी जो है, इट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अलग अलग जगह पे जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, तो दिस इज गुड, डाइवर्सिटी इज नॉट बैड। ठीक है, बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से 1993 के बीच में अगर आप देखोगे तो दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट। ठीक है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 4 बार चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों चेंजेस किए? मजा आ रहा था? नहीं, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे लोग एक साथ रहे और अच्छे से रहे। ठीक है, दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। एक ही देश के अंदर सभी लोग प्रेम भाव से रह सके, इसके लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। और उन्होंने जो तरीका निकाला ना, तो उनका तरीका क्या है? उनका तरीका बहुत नायाब रहा और बड़ा इनोवेटिव रहा। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो ये क्या है, बेल्जियम का अगर केस देखोगे तो यहां वाला पार्ट जो है, तो ये तो एक इंट्रो हो गया। ठीक है, इंट्रो हो गया कि कैसे बेल्जियम ने क्या किया, अकोमोडेशन इंश्योर किया, कि कैसे उन्होंने ये इंश्योर करा कि डाइवर्सिटी से लोग डिवाइड ना हो, उल्टा डाइवर्स होने के बाद भी एक साथ रह सके। तो अब यहां सवाल यही बनेगा आप सबके दिमाग में। क्या सवाल बनेगा? एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो यहां सबके दिमाग में एक ही सवाल बनेगा। क्या सवाल बनेगा? कि क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट वर the steps taken by, what were the steps taken by Belgium, what were the steps taken by Belgium, what were the steps taken by Belgium to accommodate the डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम के लोगों ने क्या स्टेप्स लिया? ठीक है, क्या स्टेप्स लिया? तो 4 स्टेप्स बताया गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, तो इंट्रो लिखेंगे अपन। ठीक है, इंट्रो लिखने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या स्टेप्स लिए देखो उन्होंने। सबसे पहला स्टेप ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना समझो पहले तो बस, कि पहला स्टेप उनका यह रहा कि चाहे डच मेजोरिटी में हो चाहे फ्रेंच माइनॉरिटी में हो, मेजोरिटी माइनॉरिटी मत देखो कि कौन ज्यादा है कौन कम है।
आप तो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर रखो सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 मिनिस्टर होंगे, तो उस 20 मिनिस्टर में 10 मिनिस्टर फ्रेंच भाषा बोलने वाले होंगे और 10 मिनिस्टर डच भाषा बोलने वाले होंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये एक चेंज लाया, जैसे बताया ना कि 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला। तो जैसे एक पॉइंट क्या डाला उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर रहेंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर the support of majority member from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. Unilaterally मतलब एक तरफा। ठीक है, एक तरफा। एक तरफा मतलब क्या होता है ना कि अपने हिसाब से एक व्यक्ति को जैसा लग रहा है वैसा डिसीजन ले लिए, तो वो चीज। ठीक है, कलर पेन रेड ही दिखेगा बाबू, इस पे व्हाइट येलो ये कलर तो दिखेंगे नहीं, रेड कलर दिखेगा। अगर आप चाहो तो एक और डार्क कलर कर सकते हैं अपन, कौन सा, लेकिन वो डार्क कलर फिर इधर नहीं दिखता ना। पिंकी पिंकी वाटर, व्हाट कलर यू वांट, वी वांट पिंकी कलर। चलो पिंक कलर से देखता हूं, याला ठीक है, याला दिख रहा है क्या बताओ? ब्लैक पे भी दिखेगा, इस पे भी दिखेगा। ये अच्छा विजिबल है क्या? दिखाओ पिंकी। जर्मन वाली माइनॉरिटी के साथ भी, हाँ तो मैं वही बता रहा हूं ना कि अरे जर्मनी वाले थे कितने यार, 1%, तो इसके लिए उनको छोड़ दिया, समझे? जर्मनी वाले थे ही 1%, इसके लिए उनको छोड़ दिया। व्हाट माय पॉइंट? नहीं दिख रहा, ये भी है ना, ये भी, ये तो और नहीं दिख रहा यार। नहीं, पिंकी पिंकी व्हाट कलर यू वांट। एक गेम होता था बचपन में ये वाला, लेकिन ये इसमें ब्लैक में नहीं दिखेगा ना, फिर तुम्हें ये इधर तो दिख जाएगा लेकिन इधर नहीं दिखेगा फिर ब्लैक पे जब लिखेंगे ना। पिंकी पिंकी व्हाट कलर यू वांट। इतने सारे कलर हैं, कुछ ऐसा कलर जो दोनों पे दिख जाए, व्हाइट और ब्लैक पे, तो वो रेड ही है। रेड ही है भाई मेरे दोस्त, रेड ही है। कमिंग बैक टू द रेड, बड़े निष्कर्ष के बाद हमने ये तय करा कि रेड ही सही चलेगा। चलो, तो पहला पॉइंट, पहला चेंज समझ में आया ना? पहला चेंज क्या है कि दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में मतलब आपको अभी लेवल भी क्या दोनों होंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। कुछ स्पेशल लॉज में आपको मेजोरिटी ऑफ बोथ द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी चाहिए रहेगा। मतलब आप इससे क्या इंश्योर कर पाओगे? आप इससे ये इंश्योर कर पाओगे कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से निर्णय ना ले, फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल रहें और उस हिसाब से निर्णय लिया जाए। ग्रीन कलर इज गुड। एक बार ग्रीन भी ट्राई कर लेते, लाओ। ग्रीन कहां दिखेगा? ग्रीन दिख रहा है, ब्लैक पे भी दिख रहा है, दिखा? ग्रीन। वह ड्राइंग का टीचर दिख रहा हूं क्या मैं तुम्हें? कलर कलर खेल रहे हो। मैं बताता रहा हूं, मैं एक बैच पढ़ा दिया पूरा का पूरा, मानते नहीं हो। ये कहां दिखेगा ग्रीन? देखना जरा, ग्रीन दिख रहा है? चल झूठे, ग्रीन दिख रहा है बोल रहे हैं। यस लिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहा है, पक्का ग्रीन दिख रहा है। इसके लिए पोल ले लो। अरे टाइम वेस्ट मत करो क्लास का, मैं बहुत मारूंगा। हाँ ग्रीन दिख रहा है यार, संदीप ने भी बोल दिया। इससे तो रेड दिख रहा था ना दोस्त, इससे अच्छा तो रेड दिखता है। नहीं यार ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है सही। चलो ग्रीन की जीत हुई। संदीप को भी तुमने तुम्हारी टीम में ले लिया। चलो ग्रीन की जीत हुई। आ जाओ बाबू। ब्लू ब्लू रखेंगे तो थोड़ा, खाने ही खाते हो ना, थोड़ा दिमाग चलाओ। ब्लू रखेंगे तो ब्लू इधर नहीं दिखेगा डार्क पे। ग्रीन अच्छा है, ग्रीन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पहले काम की चीज बता दो, मारूंगा नहीं तो बहुत। ठीक है, काम की चीज ये है कि पहला पॉइंट समझ में आया। न्यू ड्राइंग टीचर ज्वाइन नेक्स्ट टॉपर्स। गाइज लेट्स वेलकम हिम, दिगराज सिंह राजपूत, दी ड्राइंग टीचर। करवा लो इनसे। तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट अगर आए हम
तो दूसरे पॉइंट में ये वाला ग्रीन चलेगा। दूसरे पॉइंट में अगर आप देखोगे तो दूसरे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दूसरा पॉइंट, ये जो दूसरा चेंज उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आया कि बहुत सारी पावर जो है वो क्या करी गई, ठीक है, बहुत सारी पावर जो है वो किससे ली गई, बहुत सारी पावर ली गई स्टेट गवर्नमेंट से। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट चीज, मजाक मस्ती अपनी जगह रहती है, लेकिन जब पढ़ा रहा हूं ना तो उस पर ध्यान दिया करो। तो सबसे पहला तो आपको समझ में आ गया क्या कि बेल्जियम में डाइवर्सिटी से डिवीजन नहीं हुआ, बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। मतलब बेल्जियम ने ये इंश्योर करा कि वो अपनी डाइवर्सिटी को क्या कर पाए, डाइवर्सिटी होते हुए भी अकोमोडेट कर पाए, ऐसे कुछ काम करे जिससे डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखते हुए सभी लोग एक ही देश में प्यार से रह पाए। तो उन्होंने पहला चेंज तो ये लाए क्या कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को बराबर कर दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट में, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे मतलब दोनों ही लैंग्वेज कम्युनिटी जो है उनका रिप्रेजेंटेशन रहे, फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे, चाहे कोई मेजोरिटी में कोई माइनॉरिटी में हो, है ना, दोनों बराबर मिनिस्टर्स रखेंगे। फिर क्या है, दूसरा ये था कि जो दो रीजन्स है, कौन कौन से, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, तो वहां पे जो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है। मेनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द Many powers of the central government have been given to the state government. स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स दी है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ना लगे कि बिना दांत का शेर है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर होगी। तो जो कह लो कि फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अपनी पावर रहेगी, जो डच स्पीकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स उनके पास भी अपनी पावर रहेगी। समझे? तो ये दूसरी चीज इंश्योर की गई। तीसरी चीज क्या इंश्योर की गई, देखो तीसरी चीज अगर आप देखोगे ना, तो ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसेल्स क्या है भाई साहब, तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो एक कैपिटल सिटी था, है ना, एक कैपिटल सिटी था, क्लास हो जाएगी खत्म। ठीक है, एक कैपिटल सिटी था जिसका नाम क्या था, ब्रसेल्स। जैसे हमारा कैपिटल दिल्ली है ना, तो उनका जो कैपिटल सिटी था, तो उस कैपिटल सिटी की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर आप ध्यान करो, पहले पॉइंट में अपने देखा कि भले ही कंट्री में कोई भी मेजोरिटी में हो, कोई भी माइनॉरिटी में हो, डच मेजोरिटी में हो और फ्रेंच माइनॉरिटी में हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी मेजोरिटी में कोई भी माइनॉरिटी में हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम सब मिनिस्टर्स को इक्वल रखेंगे। फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी उतने ही होंगे, डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी उतने ही होंगे। तो अब जब कैपिटल सिटी की बात आती है ना, तो जो ब्रसेल्स कैपिटल सिटी है, तो ब्रसेल्स कैपिटल सिटी में भी यहाँ फ्रेंच मेजोरिटी में और डच माइनॉरिटी में, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि ब्रसेल्स में भी जो गवर्नमेंट बनेगी, तो ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है, ठीक है, तो ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे, दोनों कम्युनिटीज के बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन होंगे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी कंट्री। तो कंट्री लेवल पे अगर डच वालों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करी थी, बजाय उसके कि वो मेजोरिटी में, वैसे ही फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने कैपिटल लेवल पे भी इक्वल कह सकते हैं ना कि इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर को एक्सेप्ट करा था। ठीक है, पावर शेयरिंग निकल के आ रहा है यहां से, समझ में आया ना। तो ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी ब्रसेल्स में। फाइन, गॉट इट। तो ये तीसरा चेंज था। 3 चेंजेस समझ में आए? चैट में बताओ एक बार तेजी से। 6:30 बजे अपन फिर मिल रहे होंगे यूट्यूब पे लाइव। ओके, रिवाइज करवाता हूं तुम्हें। जो बच्चे बोले थे ना सर वन शॉट दे दो, तो वन शॉट से भी बेस्ट चीज है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? आ गया समझ में? चैट में एक बार तेजी से बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो, तो ये हो गया द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कंट्री। अब इसे यहां पे दिया गया है कि चौराहे का नाम लिखा है, तो चौराहे का नाम जो लिखा है ना, तो फ्रेंच वाले कितने बच्चे जरा बताना, इन दोनों में से फ्रेंच लैंग्वेज में कौन सा लिखा है। तो ये फोटोग्राफ है जिसमें स्ट्रीट का एड्रेस लिखा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने बेल्जियम डच लैंग्वेज में भी लिखा है और फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखा है ना। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो,
क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कलर वाले अभी तुम्हारा मैटर सॉल्व करवाते हैं। 8 बजे वाली क्लास ले लो। 8 बजे मेरी क्लास रहती है ना बाबू, 9th की। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज 3 ही पॉइंट करवा रहा हूं, चौथा मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा जल्दी जल्दी दौड़ा के करवाऊं। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म की जो प्रैक्टिस हुई वो देखा, और बेल्जियम में मेजोरिटेरियनिज्म जैसा कुछ नहीं हुआ, बेल्जियम में डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, तो उन्होंने क्या चेंजेस किए, तो 1 2 3 पॉइंट अपन ने देख लिए। ठीक है, श्रीलंका वाले पॉइंट भी अपन ने यहां देख लिए। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चंस और चौथा पॉइंट अपन कल करेंगे, और आगे का टॉपिक भी अपन कल उठाएंगे, मतलब। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये चौथा पॉइंट अपन कल उठाएंगे। गॉट इट? एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला हो गया। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे बढ़ते हैं कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि कलर का क्या है, ग्रीन कलर रखूं कि रेड रखूं। ठीक है, तो अब ए वाले बच्चे बोलेंगे ग्रीन रखना है सर, ठीक है, और बी वाले बच्चे बोलेंगे रेड रखना, येलो मत समझ लेना, रेड रखना। रेड या ग्रीन, सर्वे ले रहा हूं एक, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है ग्रीन भी दिख रहा है क्लियर। ठीक है, ग्रीन भी क्लियर दिख रहा है। ओ भाई ओ भाई, पोल गया कि नहीं? पोल नहीं गया ना? चलो, पोल नहीं जा रहा यार दोस्तों, पोल नहीं जा पा रहा है। चैट में लिख दो ए या बी। क्लास से बाहर फेंक दे रहा तुम्हें भी? हाँ, मुझे भी बाहर फेंक दिया, टीचर को बाहर निकाल दिया, बताओ ये। चलो इसको कल डिस्कस करेंगे, तो समझ में आया? यहां से कल करेंगे अपन आगे से ये वाला पार्ट जो है। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, ये तीनों पॉइंट का कल एक बार रिकैप करके फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो भाई, तो इसी नोट पे आज की कार्यक्रम को समाप्ति देते हैं। ठीक है, विल सी यू ऑल टुमारो। तब तक मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।